फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का अपनी ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड क्लासेस में। तो इससे पहले वीडियो में हमने जो है मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, जो कि हम अपना प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित चित्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी ये वीडियो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्षेत्रों से ही है। ठीक है, तो जो रह गए थे वो हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वैसे तो उत्तर प्रदेश के भी हैं और राजस्थान के भी हैं, कई सारे देश हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट भी हैं और थोड़े ज़्यादा भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और इन्हीं चित्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस पिछली वीडियो में हमने जो है रायगढ़, पंचमढ़ी इनके बारे में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भीमबेटका, मंदसौर और होशंगाबाद। ठीक है, तो पहले बात करते हैं भीमबेटका की। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? भीमबेटका देखो मध्य प्रदेश में भोपाल जो है उससे 60 किलोमीटर दूर, ठीक है, दक्षिण की तरफ पड़ता है। ये जो जगह है, ये जो पहाड़ियाँ हैं भीमबेटका की, यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं मिली हैं, या ये कह लो कि 600 गुहाएं हैं। गुहाएं आप लोग समझते होंगे कि गुफाओं और गुहाओं में क्या अंतर होता है। देखो, गुफाएं वो होती हैं जिनको मनुष्य खोद कर बनाता है चट्टानों में, ठीक है, लेकिन गुहाएं जो होती हैं वो प्रकृति निर्मित होती हैं, यानी कि चट्टानों के बीच में जो छोटा मोटा गैप रह जाता है उसको गुहाएं बोलते हैं। ठीक है, तो आदि मानव ने, या ये कह लो कि जो प्रागैतिहासिक काल का जो मनुष्य था उसने इन्हीं गुहाओं में अपने चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में भोपाल से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ ये जगह पड़ती है भीमबेटका। यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं हैं या गुहाएं हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर केवल 275 गुहाओं में ही चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, देखो इसकी खोज सन 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री V.S. वाकणकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कि जो भीमबेटका के चित्र थे या जो जगह थी, इस जगह को या फिर इन चित्रों को सबसे पहले जिसने देखा था वो थे प्रोफेसर V.S. वाकणकर, जो कि उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, इनका पूरा नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। इनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकणकर। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कभी कभी देखो आर्टिस्टों का हो या खोजकर्ता का हो पूरा नाम पूछ लिया जाता है, या फिर ये कह लो ऑप्शन में पूरा नाम ही दिया जाता है। ठीक है, तो श्री V.S. वाकणकर यानी कि विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा भीमबेटका की खोज या इन चित्रों की खोज 1958 में की गई थी। ठीक है, इस पहाड़ी में लगभग 600 गुहाएं हैं, किंतु वर्तमान में केवल 275 गुहाओं में ही चित्र प्राप्त हुए। जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पर केवल 275 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त हुए हैं, बाकी जो है किसी कारणवश या तो प्राप्त नहीं हो पाए हैं या फिर वो शत विशत हो चुके हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर 2 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर में शिकार से संबंधित चित्र तथा दूसरे स्तर में मानव को जानवरों के मित्र रूप में दर्शाया गया है। ये आप लोगों ने अपने नोट्स में पढ़ा होगा। ठीक है, MA BA जिस बच्चे ने ड्राइंग एंड पेंटिंग से करी है उसने ये चीज़ें अपने नोट्स में पहले ही ऑलरेडी कवर कर ली होगी, लेकिन इसमें हम केवल अपनी तैयारी से संबंधित चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 स्तर के चित्र प्राप्त हुए। पहले स्तर के जो शिकार से संबंधित आदि मानव ने जो है वो शिकार से संबंधित चित्रों को ही बनाया है। दूसरे स्तर में उन्होंने अपने आप को जानवरों के मित्र रूप में दर्शा दिया। ठीक है, यानी कि जिससे ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य ने तब तक जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, उनके साथ वो मित्र रूप में, व्यवहारिक रूप में जो है रहना सीख गया था। तो इसीलिए यहाँ पर 2 तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो भीमबेटका है या फिर यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो प्रागैतिहासिक काल के श्रेष्ठ चित्र हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित
चित्र बने हैं, यानी कि इन चित्रों को देखकर लगता है कि तब तक मानव ने या मनुष्य ने काफ़ी अपने आप में सुधार कर लिया था, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को काफ़ी ग्रो कर लिया था। तो इसीलिए यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए वो काफ़ी अच्छी अवस्था में भी हैं और जो उनकी लाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं रंगों की। यहाँ के चित्रों में उन्होंने डिफरेंट टाइप के रंग यूज़ किए हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं कहीं पर रंग नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर लाल पीला रंग उन्होंने लगाया है। इस जगह पर यानी कि इस भीमबेटका के चित्रों में मनुष्य ने डिफरेंट टाइप के कलर, जैसे कि नीला हो गया, नारंगी हो गया, यहाँ तक कि बैंगनी रंग का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है, या फिर ये कह लो कि समय के साथ उन कलर्स की जो है ऐसे वो कलर ऐसे हो गए हैं। लेकिन जो कहने की बात है कि यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए काफ़ी अच्छी अवस्था में प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इस जगह के चित्रों को श्रेष्ठ माना गया है पूरे प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में, ठीक है। वैसे भी जो वो मनुष्य चित्र बनाता था और उसमें जो कलर पोतता था वो क्या करता था कि जानवरों की चर्बी या फिर उनका रक्त उसमें मिलाकर चित्रों में पोत देते थे। उनको कलर्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन इस समय तक शायद उन्होंने फूलों से रंग बनाने शुरू कर दिए होंगे, या फिर फूलों को घिस कर, पत्तियों को घिस कर उन्होंने रंगों को इस जगह पर इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। या फिर पत्थर को घिस कर उन्होंने इन चित्रों में रंगों को बनाया, भरा होगा, ठीक है। तो भीमबेटका में ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, और यहाँ पर कितने स्तर में चित्र प्राप्त हुए हैं, 2 स्तर में चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ के जो चित्र हैं। यहाँ पर प्रमुख चित्रों में शिकार नृत्य, आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं। यहाँ के चित्रों में लाल गेरू रंग का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर जो चित्र बने हैं वो लाल गेरू रंग में ही बनाए हैं, क्योंकि जानवरों के खून से या उनकी चर्बी से ही वो रंग भरते थे चित्रों में। तो यहाँ पर भी लाल रंग के चित्र, मतलब लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग किया है अपने चित्रों में उन्होंने, ठीक है। बाकी जो अन्य चित्र हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कोई चित्र अलग कलर में उन्होंने बना दिया होगा, ठीक है। तो अब देखो, वैसे प्रागैतिहासिक काल में जो केंद्र हैं या फिर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एक जैसे चित्र प्राप्त होते हैं, जिससे कन्फ्यूज़न बढ़ता रहता है। लेकिन इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं हम किस चीज़ से, कि जो जिस जगह पर डिफरेंट टाइप के चित्र प्राप्त हुए हैं उन्हीं के ज़रिए आप इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। वैसे तो शिकार से संबंधित हैं तो शिकार से संबंधित ही चित्र प्राप्त पूछे जाते हैं, लेकिन अब जैसे इसमें कितने सारे चित्र हैं, जैसे पंचमढ़ी में अलग थे, दैनिक जीवन से संबंधित ही भी चित्र इन्होंने बनाए थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शिकार से संबंधित है, कृषक है, ग्वाले है, खेती से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बनाई है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट चित्र है वो है शिकार नृत्य। शिकार नृत्य क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे अलग है और डिफरेंट है, ठीक है। जैसे इस चित्र में उन्होंने क्या है किया हुआ है कि एक जानवर जिसको भैंसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, भैंसा या महिष उन्होंने घेरा हुआ है, उसके चारों तरफ उन्होंने गोला बनाया हुआ है, ठीक है, और उसको बारीक रेखाओं से सजाया हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने ये शिकार पकड़ा है और इसको सजा के ये लोग उत्सव मना रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमने इतना बड़ा शिकार प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का चित्र हो गया, तो इसी वजह से ये जगह भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। शिकार नृत्य भीमबेटका में पाया गया, ठीक है। अगर पूछा जाए शहद एकत्रित करते हुए कहाँ पाए गए, तो वो पंचमढ़ी में पाए गए। क्यों, क्योंकि वो दैनिक जीवन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे शिकार नृत्य पाया गया है, ठीक है, क्योंकि वो नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, किसकी खुशी में, शिकार मिलने की खुशी में, ठीक है। लाल और गेरू रंग का हो गया, ये सबसे अधिक यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये जनरल सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं मंदसौर की। यहाँ के चित्र मोरी नामक स्थान पर बने हैं। यहाँ पर लगभग 30 पहाड़ियाँ हैं, जिनमें स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, अष्टदल, कमल, देहाती बांस से बनाई गई गाड़ी आदि प्रमुख है। अब देखो, जो मंदसौर है वह भी भोपाल में पड़ता है, लेकिन भोपाल में मोरी नामक स्थान पर ये जो चित्र प्राप्त हुए हैं
यहाँ पर 30 पहाड़ियाँ हैं जिनमें ये चित्र मिले, ठीक है, जिनमें स्वास्तिक है, चक्र है, सूर्य है, अष्टदल है, कमल, देहाती बांस से बनाई गाड़ी आदि प्रमुख। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज, पूरे प्रागैतिहासिक काल के जो केंद्र हैं उनमें मंदसौर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो केवल प्रतीक रूप में है, यानी कि केवल सिंबल बनाए गए हैं, चिन्ह बनाए गए हैं, और उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर सारे के सारे चित्र मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई मानव आकृति नहीं है, कुछ नहीं है। अन्य जगहों पर उन्होंने डिफरेंट टाइप के चित्र बनाए हैं, लेकिन मंदसौर केवल एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रतीक यानी कि चिन्ह, सिंबल, इसमें इन्होंने चित्र बनाए, जैसे स्वास्तिक हो गया, चक्र हो गया, सूर्य, अष्टदल, कमल, ठीक है, ये चित्र बनाए हैं। दूसरी, देहाती बांस से बनाई गई गाड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मंदसौर क्लियर हो गया। इसमें इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रागैतिहासिक में केवल जगह, खोजकर्ता का नाम, उसके चित्र, रंग, ठीक है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद, इन चित्रों की खोज सन 1922 ईस्वी में श्री मनोरंजन घोष ने की थी। यह स्थान नर्मदा नदी तट पर स्थित है। यहाँ लगभग 1 दर्जन शिलाशिलों में चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें जंगली भैंसा, हाथी सवार, अस्त्रधारी, घुड़सवार, जिराफ, समूचा, धनुधारी आदि चेपांकन पद्धति में निर्मित हैं। इसके अलावा दोहरी रेखाओं में महामहिष की आकृति बनी हुई है तथा मयूर और वन देवी की भी आकृति बनी हुई है। अब होशंगाबाद में एक चीज़ और है, पहले तो इसकी खोज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी खोज 1922 में श्री मनोरंजन घोष ने की थी, ठीक है। दूसरा, यह स्थान नर्मदा नदी तट पर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो है वो यही छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है कि होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर इसकी खोज किसने की थी, कब की थी। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ये जो जगह है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, जिसकी खोज 1922 में श्री मनोरंजन घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ लगभग 1 दर्जन शिलाशिलाओं में चित्र प्राप्त हुए, यानी कि 1 दर्जन का मतलब आप लोग समझते हैं लगभग 12, ठीक है, 12 शिलाशिलाओं में यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए, जिनमें जंगली भैंसा है, हाथी सवार है, अस्त्रधारी घुड़सवार है, जिराफ, समूचा, धनुधारी। अब देखो, जैसे हमने भीमबेटका में अलग चित्र यानी कि शिकार नृत्य को डिफरेंट माना है, वैसे ही होशंगाबाद में भी एक डिफरेंट चित्र आ गया, जिराफ समूह, ठीक है, जिराफ समूह। आप लोग समझिएगा, इन्हीं डिफरेंट चित्रों की वजह से केंद्र भी अलग किए जाते हैं, डिफरेंट किए जाते हैं, वरना सारी जगह तो एक जैसे ही चित्र मिले हैं। वहाँ पर हिरण के भी चित्र बने हैं, वहाँ पर महिष के भी चित्र बने हैं, वहाँ पर, ठीक है, शिकार से संबंधित चित्र भी बने हैं, भैंसे के बने हैं, लेकिन ये जो डिफरेंट चित्र होते हैं इन्हीं के ज़रिए हम क्षेत्रों को भी अलग अलग कर सकते हैं, या फिर ये समझ लो कि इन क्षेत्रों में डिफरेंट टाइप के चित्रों की वजह से ही इनको पहचाना जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए शिकार नृत्य कहाँ है, शिकार नृत्य भीमबेटका में है, ठीक है। आपसे पूछा जाए जिराफ समूह कहाँ है, तो जिराफ समूह होशंगाबाद में है। दोनों अलग हो गया, मिलते कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। अगर केंद्र के बारे में ना पूछ कर वो राज्य के बारे में पूछ ले, स्टेट के बारे में पूछ ले, तो ये सारे जो क्षेत्र है, ये जो सारे केंद्र है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इतने सारे चित्र हो गए, साथ ही इसके अलावा क्या है कि दोहरी रेखाओं में महामहिष। हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो चेपांकन विधि है, चेपांकन विधि यानी कि छाप कर बनाना, जिसको स्टेंसिल बोलते हैं, ठीक है, स्टेंसिल। जिन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग किया है उनको पता होगा, जिन्होंने इस बारे में सुना है कि छपाई या छाप कर चित्र कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो उनको पता होगा कि ये विधि क्या होती है। अब देखो, इनके पास कोई मटेरियल तो नहीं था, ना ही कोई टूल्स थे। इन्होंने क्या किया कि जैसे रेखाएं बनाई, उसके ऊपर से रंग ऐसे ही पोत दिया, यानी कि छाप दिया, ठीक है। उसमें उन्होंने ब्रश का यूज़ नहीं किया, किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, हाथों से रंगों को पोत दिया, छाप दिया। जो भी जिस तरीके से उन्होंने
क्या होगा। तो ये जो विधि है ये भी थोड़ी डिफरेंट हो गई, क्योंकि इस विधि में अन्य जगहों पर शायद चित्र ना बनाए गए हों या फिर कुछ जगहों पर बनाए गए होंगे, लेकिन इंडिया में होशंगाबाद ही ऐसा केंद्र है जहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया है, स्टेंसिल विधि का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। इसके अलावा मयूर, वन देवी और साथ ही साथ दोहरी रेखाओं में महामहिष की आकृति बनी हुई है। ये जो महामहिष है यानी कि ये जो जिसको वृषभ बोलते हैं, वृषभ। देखो एक होता है बैल, ठीक है। बैल तो जो होते हैं कि नॉर्मल से होते हैं, लेकिन महिष जो होता था उस ज़माने में, जो महिष होता था तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसको बोलते हैं बोल्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बॉडी वाले होते थे। ठीक है। जिनकी गर्दन काफ़ी बड़ी मोटी होती थी, उनके जो शोल्डर होते थे वो काफ़ी हैवी होते थे, काफ़ी भारी भरकम चौड़े होते थे, उनके सींग काफ़ी लंबे होते थे। ठीक है। पीछे से उनका जो हिस्सा होता था वो काफ़ी छोटा होता था, तो वो महामहिष बोले जाते थे। ऐसे ही जब हम वेस्टर्न आर्ट में प्रागैतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैमथ के बारे में आता है। मैमथ हाथी, हाथियों में भी देखो आजकल के जो हाथी होते हैं वो नॉर्मल हैं, जो देखे होंगे लोगों ने, लेकिन पहले उस ज़माने में जब मनुष्य ने ये चित्र बनाए हैं उस ज़माने में शायद जानवरों का विकास भी थोड़ा डिफरेंट रहा होगा। ठीक है। उस ज़माने में मैमथ हुआ करते थे जिनके दांत बहुत ज़्यादा लंबे होते थे, कान बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, और उनकी जो बॉडी थी वो कैसी होती थी कि अगला जो हिस्सा होता था उनका, गर्दन का जो हिस्सा होता था वो ऊंचा होता था और पीठ का जो हिस्सा होता था वो थोड़ा नीचे की तरफ होता था। यानी कि उनकी जिस तरीके से अगर मैं बोलूँ सीधा सीधा कि जैसे एक बॉडी बिल्डर आदमी होता है वैसे ही वो भी उसी टाइप के थे। ठीक है। उनके शोल्डर बहुत ज़्यादा हैवी चौड़े होते थे। तो इसी तरीके से महामहिष वही हो गया। ठीक है। वो तो एक बैल या वृषभ हो गया, और मैमथ हाथियों की प्रजाति से हो गया। ठीक है। तो वो वेस्टर्न आर्ट में आएगा। इसमें भी हाथियों के चित्र बनाए हैं और उसी तरीके से बनाए हैं। ठीक है। तो दोहरी रेखाओं में महामहिष की आकृति ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। कहाँ मिला है? होशंगाबाद में। मयूर की आकृति होशंगाबाद में, वन देवी की आकृति होशंगाबाद में। तो ये डिफरेंट चित्र जिनकी वजह से हमें केंद्रों को जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी या पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। ये मैटर क्लियर हो गया। ठीक है। यानी कि आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं देखो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगी। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो। 2-4 बच्चे हैं कमेंट करते रहते हैं, थैंक यू बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप लोग कन्फ्यूज़न में हो, आप लोगों को कोई चीज़ मेरी बोली हुई समझ नहीं आ रही है, तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। ऐसा ना हो कि मेरी मेहनत ज़ाया जा रही है, या फिर ये कह लो कि मैं ऐसे ही मेहनत कर रही हूँ बेवजह। आप लोग कुछ पूछोगे, रिस्पॉन्स करोगे, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। मुझे लगता है कि आप लोग शायद इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या फिर ये कह लो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, या मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी की पढ़ाने की टेक्निक अलग होती है, मेरी भी टेक्निक थोड़ी अलग है। मैं क्या करती हूँ, चीज़ों को इजी बनाने की कोशिश करती हूँ। हर कोई क्या करता है, बुक लैंग्वेज में आप लोगों को बताता है। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस मतलब तैयारी कराते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने भी ये चीज़ शुरू की थी। लेकिन शायद आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता है, या फिर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आता है, इसलिए आपका रिस्पॉन्स 0 है। खैर कोई बात नहीं, पर मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग जो है सक्सेस हो जाएं, सर्विस आप सबकी जल्द से जल्द लग जाए, और आप लोगों की तैयारी में कोई रुकावट ना हो, कोई बाधा ना हो। और अगर आप मेरे नोट्स से तैयारी कर रहे हो तो मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा।